हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। देखते क्या दिया इसमें। एक फिगर है और फिगर के साथ कुछ इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन के बाद हमें कहा गया है फाइंड 3 डिफरेंट आंसर। ये 3 डिफरेंट केसेस है जिनका आंसर या सोल्यूशन हमें निकालना है। पहले हम फिगर और इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर लेते, देखते क्या दिया है। इन दी फिगर क्वाड्रिलेटरल BCDE, तो क्वाड्रिलेटरल BCDE कहां पर है पहले ये देख लेते हैं। BCDE तो B से C फिर D फिर E, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है, इस पैरेललोग्राम, मतलब ये हमारा BCDE पैरेललोग्राम है। फिर हमें बोला है सेग AP, सेग AP कहां पर है देखते, ये है सेग AP डॉटेड लाइन, ये परपेंडिकुलर है लाइन L को। ये जो लाइन है यहां से यहां तक, इसे लाइन L कहा गया है। तो इस लाइन पर सेग AP, तो इस लाइन पर सेग AP क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। फिर हमें सेग EQ, E से Q, ये परपेंडिकुलर लाइन L पर, तो लाइन उसी लाइन L पर EQ भी परपेंडिकुलर है, यहां पर 90 डिग्री का सिंबल दिखाया है। फिर बोला है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCDE इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो BCDE क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर हमें ये 3 डिफरेंट आंसर फाइंड करने। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स है जो हमें इस सम को सॉल्व करने से पहले सीखनी या समझनी जरूरी है। उन्हीं कंसेप्ट्स को हम पहले देखेंगे। देखते हैं, सपोज एक लाइन है, ये इस लाइन पर मैं कई सारी लाइन ड्रॉ करता हूं जो परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसी लाइन पर मैं और एक ड्रॉ कर लेता हूं लाइन परपेंडिकुलर, और एक। अब एक ही लाइन पर ये तीनों भी लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये तीनों लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ऐसे वक्त ये तीनों भी लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल है, इनको हम पैरेलल ले सकते हैं, ठीक है, और ये पैरेलल ही होती है। सेकंड कंसेप्ट देखते हैं क्या है। सपोज 2 पैरेलल लाइन दी गई है आपको, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है। अब ऐसे वक्त अगर मैं इस लाइन के इस पॉइंट से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, दूसरी लाइन पर, इस लाइन पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, या फिर मैं ऐसे भी ले सकता हूं कि इस लाइन पे इस पॉइंट से मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये लाइन भी आपस में पैरेलल ही होंगी। एक दूसरा, ये सारी जो लाइन है डॉटेड लाइन, 2 लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सारी लाइन इक्वल होंगी, सेम होगी और इक्वल होगी, ठीक है। ये हो गई हमारी 2 कंसेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं हम। मान लो तुम्हें 2 लाइंस दी है और इन 2 लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या फिर इस पॉइंट से इस लाइन पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या फिर इस पॉइंट से इस लाइन पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गए 2 लाइन के बीच में, और ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल हैं, अगर इन सब डिस्टेंस को इक्वल कहा गया है, उस वक्त ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। मान लो आपको 2 लाइन दी गई हैं इस तरह से, अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, उस क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड इन 2 लाइंस पर आती हैं। देखते हैं कैसे, कि सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, इस क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड, एक ये और एक ये दोनों भी एक इस लाइन पर आती है और एक इस लाइन पर आती है। और ये क्वाड्रिलेटरल जो है, अगर हमें कहा गया है ये क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अगर ये कहा गया है कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। और ये साइड इस लाइन पर आती है, ये वाली साइड इस लाइन पर आती है, इसलिए ये दोनों लाइंस भी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होगी। ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल की जो साइड इन लाइंस पर आती है और ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहा गया है, वो साइड्स पैरेलल होंगी, इस वजह से ये 2 लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। अब यहां पर मान लो कि ये लाइंस तो पैरेलल प्रूव हो गई,
दी नहीं थी हमें, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहा गया था, और क्वाड्रिलेटरल की साइड्स जब इन लाइन पर आती हैं इस वजह, और ये साइड इसमें पैरेलल है, इस वजह से इन दोनों लाइंस को पैरेलल कहा गया। अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, इस पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं ऐसे, या इस पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं ऐसे, या इस पॉइंट से मैं इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं ऐसे, या यहां पर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं ऐसे, तो ये जब लाइंस पैरेलल प्रूव हो गई तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो मैंने यहां पर कहा था आपको क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये हो गया डिस्टेंस। सिमिलरली ये इनमें से आप किसी को भी इस पैरेललोग्राम की हाइट ले सकते हैं क्योंकि सारी तो इक्वल है। एक्चुअली देखोगे यहां से इस साइड पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गई इस पैरेललोग्राम की हाइट। पैरेललोग्राम की हाइट ऐसे ही निकालते हैं कि जो दो अपोजिट साइड है तो किसी एक साइड से उसके अपोजिट साइड पर आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो पैरेललोग्राम की हाइट होती है। तो हमारी इस साइड के अपोजिट ये, यहां से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हाइट हो गई, और ये जो है ये डॉटेड लाइन इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये इसको भी इक्वल होगा और इसको भी इक्वल होगा, इसको भी इक्वल होगा। मान लो अगर हमें ये वाली लाइन नहीं दी होती और ये वाली दी होती तो हम इसे ही हाइट ले लेते। अगर ये भी नहीं दी, ये भी नहीं दी, ये भी नहीं दी और सिर्फ ये दी है तो इसे हाइट ले लेते। अगर सिर्फ यही दी होती तो इसे भी हम हाइट ले लेते। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि मान लो आपको अगर दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं और अब आपको ट्रायंगल दिया गया, इस पर एक ट्रायंगल दिया या दो ट्रायंगल दिए, तो ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं ऐसे और एक ट्रायंगल ले लेते हैं ऐसे। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे इस ट्रायंगल की एक साइड, ये मैं ड्रॉ, ये वाली साइड इस लाइन पर है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस लाइन पर है, और ये दो लाइन पैरेलल थी। जब ये दो लाइन पैरेलल है तो अभी हमने सीखा है पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो आप यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लो, या यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लो, या यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लो, सब इक्वल होंगे। यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। अब इस ट्रायंगल की अगर इस साइड को हम बेस मानते हैं तो इसके अपोजिट वर्टेक्स यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा जो ऑलरेडी है दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली इस ट्रायंगल के इस साइड को अगर हम बेस मानते हैं तो यहां से अपोजिट वर्टेक्स ये है, यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल की हाइट, यहां पर भी ये क्या हो जाएगी ट्रायंगल की हाइट अगर इसको बेस मानते हैं। तो ये वाली डॉटेड लाइन जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इक्वल होता है, यानी इन दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी इस केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें ऐसे दिया है, ये दो लाइन पैरेलल है मान लो दी है, अब इन दोनों लाइन पर मुझे ट्रायंगल दिया है ऐसे, एक ये ट्रायंगल है फिर एक ऐसे दूसरा ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल पे ये वाला जो ट्रायंगल है यहां से ये वाला, इसकी एक साइड ये वाली इस लाइन पर आती है, ठीक है, और ये वाला जो ट्रायंगल है ये देखो यहां से ये वाला, इसकी भी एक साइड उसी ट्रायंगल एक लाइन पर आती है इस पर, ठीक है, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो इस वाले ट्रायंगल की ये साइड के अपोजिट वर्टेक्स दूसरे लाइन पर आती है, ये वाले ट्रायंगल की ये साइड के अपोजिट वर्टेक्स दूसरे लाइन पर आती है। तो ऐसे वक्त यहां पे जो बताया देखो साइड एक लाइन पर और उसके अपोजिट वर्टेक्स, इसके अपोजिट वर्टेक्स दूसरे लाइन पर, तो इन दोनों ट्रायंगल में भी हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल की हाइट ड्रॉ करता हूं, यहां से अपोजिट वर्टेक्स ये है और मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं तो ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, ये बेस समझी, इसके अपोजिट वर्टेक्स ये, यहां से परपेंडिकुलर, तो एक्सटेंडेड पार्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा तो यह हाइट हो जाएगी। ये दो पैरेलल लाइंस है, जब ये दो पैरेलल लाइंस है तो ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या होता है, इक्वल, यहां पर समझाया था। तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, इक्वल। प्लस दोनों ट्रायंगल की बेस एक ही साइड को लेना पड़ा तो बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। ऐसे वक्त इन दो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब इसी में और एक
आपको डिफरेंट कंसेप्ट बता देता हूं, विजुअल अलग है, कंसेप्ट वही है। क्या है कि अगर आपने दो पैरेलल लाइंस ले ली, ये लाइन पैरेलल दी हुई है, अब इस पे दो ट्रायंगल दिए हैं, एक ट्रायंगल ऐसे दिया है जिसकी एक साइड एक पैरेलल लाइन पे और उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स दूसरे पैरेलल लाइन पे, और एक ट्रायंगल ऐसे दिया है जिसकी एक साइड एक पैरेलल लाइन पर है और उसके अपोजिट वर्टेक्स दूसरे पैरेलल लाइन पे। तो ऐसे वक्त अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी है, इसको बेस मानता हूं, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स को से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसके अपोजिट वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, वो हाइट हो जाएगी। इस ट्रायंगल में इसको बेस मानता हूं, इसके अपोजिट वर्टेक्स ये है, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये हाइट हो जाएगी। अब ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन, ये लाइन पैरेलल बोली थी, इन पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इक्वल होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इन दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब जो मैंने ये आपको इतने डिफरेंट एक्सप्लेनेशन जो किए हैं कंसेप्ट्स के, इन कंसेप्ट्स का इस्तेमाल इस सम में होने वाला है, और कैसे होता है देखते। और इसके अलावा भी बहुत सारे सम्स होंगे जहां पर इस तरीके से कोई फिगर आएंगे, इस कंसेप्ट्स पे डिपेंडेड क्वेश्चन हो सकता है, फिगर हो सकता है, तो इन कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये जो कंसेप्ट्स मैंने बताई है, इनको ध्यान से सुनना और एक बार रिपीट जरूर कर देना या नोट कर लेना इनको, ठीक है, और भूलना मत। ये काफी सारे सम्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में जो हमें 3 डिफरेंट आंसर निकालने हैं, इनको निकालते हैं। तो देखते हैं पहले हम फर्स्ट केस का आंसर कैसे निकलेगा। फर्स्ट केस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। तो एबीसी का अगर एरिया निकालना है तो मैं एबीसी ट्रायंगल, मेरा फिगर में किधर है, ए बी सी, ये है, इसमें मैं इसको बेस मान लेता हूं बीसी को। बीसी के अपोजिट वर्टेक्स ए है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉन है, मतलब ये हो जाएगी हाइट। अब बोलोगे ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर गई है, क्यों, क्योंकि एबीसी ट्रायंगल आपका ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली हाइट बाहर जा सकती है। हमने ये केस पहले भी देख चुके हैं हम। तो बीसी के अपोजिट वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर है, तो ये हो गई हाइट और ये हो गई बेस। तो इसका एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा हाफ इंटू बेस, क्या है बेस, बीसी, इंटू हाइट क्या है, एपी। अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं, बीसी की कोई वैल्यू मुझे दी नहीं है, एपी की वैल्यू कुछ नहीं दी है, बस मुझे एक वैल्यू दी थी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बीसीडी जो कि पैरेललोग्राम कहा गया है, उसका आंसर दिया था। यानी इसका कुछ यूज होने वाला है यहां पर। तो यानी कि पहली केस सॉल्व करने से पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा या इसका कुछ इंटरप्रिटेशन बनाना पड़ेगा। देखते हैं क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बीसीडीई क्या होगा, ये बीसीडीई पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। अब बेस किसे लेते हैं, तो बीसीडीई में हम क्या करते हैं, बीसीडीई में ये वाली साइड इस लाइन पर है और ये वाली साइड इस लाइन पर है, तो उन दोनों में से एक को बेस ले लेते हैं। मान लो बीसी को अगर बेस लिया है मैंने, तो मेरी बेस अगर बीसी है इनटू हाइट, तो हाइट पैरेललोग्राम की कैसे निकालते हैं, जो अपोजिट साइड पैरेलल है उनमें से एक को अगर आपने बेस लिया है तो उसके अपोजिट साइड से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसे बेस बोलेंगे। तो मैंने बीसी को बेस लिया है, इसके अपोजिट साइड ईडी से एक परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉन है इस पर, तो ये हो जाएगी हाइट, यानी कि EQ क्या होगी मेरी यहां पर, हाइट होगी, तो EQ हो गई मेरी हाइट। लेकिन अगर आप आगे देखोगे, जो यहां पर मैंने कंसेप्ट बताई थी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितना भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे डिस्टेंस, ये सारे इक्वल होंगे। तो EQ को कौन इक्वल होगा, EQ इसको, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो EQ को AP इक्वल होगा। अब आप बोलोगे ये दोनों लाइन पैरेलल कैसे हुई, देखो BCDE पैरेललोग्राम था, तो BCDE की BC साइड और ED साइड अपोजिट साइड है जो आपस में पैरेलल है, और वो दो साइड इन दो लाइंस पर आती है, जब वो पैरेलल है तो ये दो लाइन पैरेलल होगी। उस कंसेप्ट को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। उसी प्रकार पैरेलल हो गई ये दो लाइन, तो पैरेलल लाइंस के बीच का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। यानी मैं EQ के जगह AP भी लिख सकता हूं, यानी मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCD और एक वे में क्या मिलेगा, BC बेस इंटू EQ के जगह क्या लिख सकता हूं मैं, AP। फाइन।
अब ये मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बीसीडी मिला, बीसी इंटू EQ और बीसी इंटू AP। जब मैं पहली केस सॉल्व कर रहा था तो इसमें मुझे मिला था BC इंटू AP। अब देखो इस BC इंटू AP का जो आंसर है, इस BC इंटू AP का आंसर क्या दिया, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCD मुझे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे जब वो वैल्यू मैं यूज करता हूं तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर BC इंटू AP का आंसर है। तो यहां पे लिख लेता हूं उसे मैं हाफ इंटू 40। तो हाफ इंटू 40 क्या होगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब मैं केस 2 सॉल्व करता हूं। केस 2 में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BC निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE निकालना है मुझे। तो BCE का जो एरिया है वो निकालने के लिए BCE ट्रायंगल देखते हैं कहां पर है, BCE। तो BCE में मैं मान लो BC को बेस मानता हूं, तो BC के अपोजिट वर्टेक्स E से परपेंडिकुलर ड्रॉन है। तो ये हो गई हाइट और ये हो गई बेस। तो मुझे एरिया क्या मिलेगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BC, इंटू हाइट क्या लेनी है EQ। आगे सॉल्व करता हूं, हाफ इंटू BC इंटू EQ का जो आंसर है, BC इंटू EQ का जो आंसर है देखो क्या है, BC इंटू EQ का आंसर, ये भी इक्वल टू क्या है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वहां से मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाफ ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरी पहली केस और दूसरी केस सॉल्व हो गई, पहली और दूसरी, दोनों केस में आंसर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। अब मुझे सॉल्व करना है थर्ड केस को। तो ये जो थर्ड केस है जो मुझे सॉल्व करनी है, इसमें क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, क्या है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकाल लेता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD यहां पर निकालता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो ये होगा हाफ इंटू बेस, BCD की बेस। तो पहले ट्रायंगल BCD कहां है फिगर में देखते हैं, BCD। तो मुझे एक B और D को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो B और D को मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरा BCD ट्रायंगल बन जाएगा। अब अगर मैं BCD में BC को बेस मानता हूं तो BC के अपोजिट वर्टेक्स D से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी। और ये BCDE ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो वो परपेंडिकुलर मेरी ट्रायंगल के बाहर जाएगी, यानी BCD ट्रायंगल की हाइट बाहर जाएगी, ये हम पहले देख चुके। सो यहां से जब मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कुछ एक लाइन मिलेगी, वो लाइन इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है EQ और AP। तो दोनों में से एक को अगर लिख दूं मैं हाइट, तो वो इस ट्रायंगल की हाइट होगी। ठीक है, मुझे यहां से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल लाइंस है। तो ये इसको अगर बेस लेता हूं, इसके अपोजिट वर्टेक्स D से इस पे परपेंडिकुलर लूंगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में। और ऑलरेडी दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस EQ को और AP दे रखा है। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं हाफ इंटू बेस, BC को बेस लेता हूं, इंटू हाइट क्या होगी मेरी EQ लिख लेता हूं। AP को लिखा तो भी चलेगा EQ के जगह। सो अब देखते हैं हम आंसर क्या मिलता है। मुझे आंसर मिलता है हाफ इंटू BC इंटू EQ का आंसर, BC इंटू EQ का आंसर देखो ऑलरेडी दे रखा है, क्या है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या मिला आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हाफ ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम इस कंसेप्ट को आगे सॉल्व करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो इसका एरिया हमें केस 1 में क्या मिला है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और BCD का एरिया हमने अब निकाला है, तो वो कितना आया हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेम वैल्यू डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू, आंसर क्या होता है 1। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या है इक्वल है, इसलिए रेशो क्या आया है आपका 1 आया है। इसको आप गौर से देखना रिपीट करके, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो तो। और यहां पे जो मैंने बीच में जो कंसेप्ट्स बताई हैं ये वाली, ये आपको इस सम में यूज करनी थी इसलिए बताई थी, या इसके अलावा भी काफी सारे सम्स में आपको ये यूज करनी पड़ेंगी। अब सॉल्व करते समय आप क्वेश्चन को, ये कंसेप्ट सिर्फ आपका एक्सप्लेनेशन था तो इसको इंक्लूड नहीं करोगे, ये सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, फिर आपको थर्ड केस सॉल्व करने के लिए ये निकालना पड़ेगा तो इसे सॉल्व करोगे, और फिर
ये निकालोगे। लेकिन देखना पहली केस स्टार्ट करने से पहले आपको ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बीसीडी ये सॉल्व करना यहां तक जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो सोल्यूशन में आएगा वो ये आएगा। देखो अभी सीक्वेंस में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन सीक्वेंस कैसे बनेगी सोल्यूशन की, सबसे पहला पार्ट ये आएगा, इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे केस 1 केस 2, उसके बाद आप ये आंसर निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, और फिर उसके बाद आप केस 3 को सॉल्व करोगे, ठीक है। ये होगा आपका सीक्वेंस। अब ये लिखने से पहले आप जैसे EQ और AP इक्वल है, ये आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उसको सॉल्व करने से पहले इससे पहले आप लिख सकते हो AP इज इक्वल टू EQ, हम लिख देते हैं AP इज इक्वल टू EQ, और उसका रीजन लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यहां पर मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आप सुन लो और लिख लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इक्वल होता है। और हमने कुछ ऐसा लिया है नहीं ना, ठीक है। तो इतना लिख लोगे, फिर उसके बाद आप ये लिखोगे, और उसके बाद आप केस 1 केस 2 फिर ये आंसर निकाल के केस 3 सॉल्व करोगे, ठीक है। ये हमारा 4th एग्जांपल है। देखते इसमें क्या दिया है। हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसके साथ एक फिगर दिया है, और हमें ये 3 डिफरेंट आंसर निकालने हैं, यानी 3 डिफरेंट केसेस में आंसर निकालने हैं। तो ये इंफॉर्मेशन और फिगर आपस में इंटरप्रेट कर लेते, देखते क्या है कि इन दी फिगर पॉइंट डी, तो इस फिगर में जो पॉइंट डी है इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, यानी BC साइड का वह मिड पॉइंट है, BC का ये मिड पॉइंट है, मतलब कि क्या BD और DC इक्वल होंगे, ठीक है। एंड पॉइंट G ये सेंट्रोइड है ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर फाइंड करना है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम इस एग्जाम्पल में यूज होने वाली कुछ कंसेप्ट्स को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, देखते क्या है। तो पहली जो कंसेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे वो है रिलेटेड टू सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर ट्रायंगल के तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, और किसी भी ट्रायंगल में हम सिर्फ 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। और मीडियन क्या होता है? मीडियन किसी भी साइड के मिड पॉइंट से उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे कहा जाता है। मतलब कि क्या कि अगर मान लो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ये साइड है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ये और ये वाला पार्ट इक्वल है, इस मिड पॉइंट से मैं इस साइड की अपोजिट वर्टेक्स ये इसको अगर ज्वाइन कर लूं तो ये मीडियन होगा। सिमिलरली इस साइड का मिड पॉइंट अगर ये है, मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो इस साइड की अपोजिट वर्टेक्स ये है, यहां से मैं उस मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर लूं ये मीडियन होगा। सिमिलरली इस थर्ड साइड के लिए भी इसका मिड पॉइंट ये है, मतलब हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, इस मिड पॉइंट को मैं इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स यहां से ज्वाइन कर दूं तो ये मिड पॉइंट होगा। अब तीनों भी मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो हमें इस ट्रायंगल में जी सेंट्रॉइड है ऐसे कहा गया है, ठीक है। तो ये था सेंट्रॉइड का डेफिनेशन और मीडियन का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम सेंट्रॉइड की कंसेप्ट देखते हैं क्या है। तो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है इस साइड का, मतलब ये वाला पार्ट इसको इक्वल है, इस मिड पॉइंट को मैं इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देता हूं। अब मैं तीनों मीडियन नहीं ड्रॉ करूंगा सेंट्रॉइड के लिए, मैं डायरेक्टली सेंट्रॉइड ले लेता हूं। मान लो ये वाला पॉइंट आपका सेंट्रॉइड है जी, और इस ट्रायंगल को नाम देता हूं मैं ABC, और यहां पे नाम देता हूं मैं T। तो ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड, ये इस मीडियन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, AG और GT। इन दोनों पार्ट के रेशोज हम ले सकते हैं, और किस किस प्रकार, इस पार्ट का इसके साथ, इस पार्ट का इसके साथ, इस पार्ट का पूरे मीडियन के साथ, और इस पार्ट का पूरे मीडियन के साथ। तो हम ये सारे रेशोज की वैल्यू क्या होती है ये देख लेते हैं। सो मान लो अगर मैंने GT का रेशो इस पार्ट का इसके साथ लिया AG के साथ, तो रेशो होता है 1:2। ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान रखना, भूलना मत कि ये वाला पार्ट कौन सा वाला, सेंट्रॉइड के पॉइंट से मिड पॉइंट की तरफ वाला पार्ट जो है उसका रेशो सेंट्रॉइड के पॉइंट से वर्टेक्स वाले पार्ट के साथ अगर लू तो वो 1/2 रहेगा, 1:2 रहेगा। और अगर उल्टा ले लू मैं AG/GT, वो हो जाएगा 2/3
1, यानी कि सेंट्रॉइड से वर्टेक्स वाला पार्ट का रेशो मैं सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट वाले पार्ट के साथ लूं AG अपॉन GT, तो 2/1। अब अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं कि ये GT अपॉन पूरा मीडियन, मतलब सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट वाला पार्ट का रेशो मैं पूरे मीडियन के साथ अगर लेता हूं, इस पूरे के साथ, तो वो होता है हमारा 1/3। और उसी को अगर मैं उल्टा ले लूं तो वो हो जाएगा मेरा 3/1, मतलब क्या, AT/GT क्या होगा, 3/1। उसके बाद अगर मैं AG का AT के साथ ले लूं तो AG मतलब क्या, सेंट्रॉइड वाले पॉइंट से वर्टेक्स वाला पार्ट डिवाइडेड बाय पूरा मीडियन, वो रहेगा मेरा रेशो 2/3। और उसी का अगर मैं इनवर्स ले लूं AT/AG तो वो होगा 3/2। ये प्रॉपर्टी है, इसे आप ध्यान रखना और इसे भूलना मत। ये प्रॉपर्टी आपको कई जगह यूज करनी होगी, कई सारे सम्स होते हैं जहां पर इसका यूज हो सकता है। इस सम में तो होने ही वाला है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। बात जो बताना चाहूंगा वो ऐसा है कि मान लो आपको दो ट्रायंगल दिए और दोनों ट्रायंगल की बेस एक ही लाइन पर है। इस ट्रायंगल की बेस इसे लेते हैं, इस ट्रायंगल की बेस इसे लेते हैं, वो दोनों एक ही लाइन पर है, उस बेस के अपोजिट वर्टेक्स और इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स वो कॉमन पॉइंट है। ऐसे वक्त दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम होगी, ये ध्यान रखना। ऐसे वक्त दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम होगी, और कैसे होगी मैं ड्रॉ करके बताता हूं। मान लो इसके अपोजिट वर्टेक्स ये है, तो इसकी हाइट में ड्रॉ करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं, तो ये बनेगा ये वाला पार्ट 80, तो ये हो जाएगी, ये बेस है तो ये हो जाएगी हाइट, क्योंकि इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स ए से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस ट्रायंगल में देखते हैं एसीडी में, इसे बेस मानते हैं। एसीडी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी दो हाइट बाहर जाती है। इसके अपोजिट वर्टेक्स ए है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन है सीडी के एक्सटेंडेड पार्ट पे, तो ये इस ट्रायंगल की भी हाइट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई, इक्वल। कब, जब दोनों ट्रायंगल की बेस एक लाइन पर हो और उस बेस के अपोजिट वर्टेक्स दोनों ट्रायंगल की एक कॉमन पॉइंट पे हो। ऐसे वक्त दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। इन दोनों ट्रायंगल का ये फिगर ऐसे रिप्रेजेंट किया था। मान लो ये किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, जैसे कि अब देखो कि यहां पर भी दो ट्रायंगल, एक ये वाला एक ये वाला। इसको अगर मैं नाम देता हूं PQRS, तो देखोगे यहां पर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये सीधी लाइन है, तो इस वाले ट्रायंगल की इसे बेस लेता हूं, इस वाले ट्रायंगल की इसे बेस लेता हूं। इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स Q पॉइंट पर है, इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स Q पॉइंट पर है, तो दोनों ट्रायंगल की, इसकी और इसकी, दोनों ट्रायंगल की बेस एक लाइन पर है और उस बेस के अपोजिट वाली वर्टेक्स दोनों की एक ही पॉइंट पर है, तो इन दोनों ट्रायंगल की भी क्या सेम होगी, हाइट सेम होगी। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आपको हाइट इक्वल लेकर तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। इसी डायग्राम का और डिफरेंट वे में रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है। फिर दो ट्रायंगल है, ये वाला इसकी बेस इसे, इसकी बेस इसे लेते हैं, इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स इस पॉइंट पर है, इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स इस पॉइंट पर है, तो दोनों की वर्टेक्स एक ही कॉमन पॉइंट पर है और बेस दोनों की एक लाइन पर है, तो ऐसे वक्त दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या बनेगा इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, और बेस क्या होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, समझ में आया। इन कंसेप्ट्स का यूज इस सम को सॉल्व करने में हम करेंगे। आगे भी कई सारे सम्स होंगे जिनमें इनका इस्तेमाल करना पड़ सकता है या होगा, तो आप इनको ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट कर लेना, भूलना मत। ये यूज होते हैं और ये ऐसे फिगर्स में अप्लाई होने वाले हैं। किस तरीके से फिगर में अप्लाई होने वाले हैं इसके बारे में हमने ये देखा है और समझ लिया। पहली केस हम देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो ये जो पहली केस हमें सॉल्व करनी है, उससे पहले जो सेंट्रॉइड दिया और सेंट्रॉइड से रिलेटेड हमने जो आपको कंसेप्ट्स बताई है वो इसमें हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से हमारे रेशो क्या होंगे वो देखते हैं। तो यानी AG सेंट्रॉइड से ऊपर वाला पार्ट, तो AG
अपॉन सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट वाला पार्ट GD, ये होगा 2/1 और इसका उल्टा होगा GD बाय AG, वो होगा 1/2। फिर हम देखते हैं कि इस वाले पार्ट का AG पूरे मीडियन के साथ AD क्या होगा, वो 2/3 और सिमिलरली AD बाय AG क्या होगा 3/2 इनवर्स। फाइन। अब इस वाले पार्ट का सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट वाला GD का पूरे मीडियन के साथ AD के साथ क्या रेशो होगा 1/3 और इसी का इनवर्स AD का GD के साथ क्या होगा 3/1। इसे हम सम सॉल्व करते समय यूज करने वाले, देखते कैसे। अब ये जो पहली केस है एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को देखते फिगर में कहां पर है। सो AGB ये वाला ट्रायंगल है और फिर ABD यानी AGB ये वाला और ABD। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम ये AGB में अगर AG को बेस लेते हैं और ABD में हम AD को बेस लेते हैं तो दोनों की बेस ये वाली और ये पूरी एक ही लाइन पर है। इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स B है और AD बेस के अपोजिट वर्टेक्स भी उसी पॉइंट B पर है, यानी दोनों की बेस एक ही लाइन पर है और दोनों की बेस के अपोजिट वाली वर्टेक्स कॉमन पॉइंट है। तो ऐसे वक्त इस ट्रायंगल का और इस पूरे ट्रायंगल का क्या सेम होगी, हाइट सेम होगी। तो जब हाइट सेम होगी तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या मिलेगा, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो इसकी बेस क्या ली हमने, AGB की बेस किसे लिया है, AG को, और ABD की बेस किसे समझा था, AD को। और रीजन लिख लेना है ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, यहां पे रीजन लिख लोगे आप। आगे इसका आंसर क्या मिलेगा, AG अपॉन AD रेशो है कहीं पर, देखो हमने निकाला है कहीं AG अपॉन AD, AG अपॉन AD है, क्या है उसका आंसर 2/3, 2/3। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब केस 2 को सॉल्व करते हैं हम। केस 2 में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD। AGB ट्रायंगल और BGD ट्रायंगल कहां पर है देखते हैं। तो AGB तो पहले भी केस में देख चुके हैं, वही है। और BGD ये वाला, ये और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में अगर मैं इस ट्रायंगल में इसे बेस मानता हूं, इस ट्रायंगल में इसे बेस मानता हूं, दोनों की बेस एक ही सीधी लाइन पर है और इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स B पॉइंट पर है, इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स B पॉइंट पर है। तो दोनों की बेस एक ही लाइन पर है और दोनों का जो बेस के अपोजिट वर्टेक्स कॉमन पॉइंट पर है, तो दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, सेम। तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल का जो रेशो है वो क्या मिलेगा, जब हाइट सेम है तो सिर्फ रेशो ऑफ बेसिस मिलेगा। तो क्या बेस है AGB की, AG, और BGD की क्या बेस है, GD। अब रीजन क्या लिखोगे यहां पे, ट्रायंगल्स नेक्स्ट स्टेप में आप AG अपॉन GD का रेशो आपने निकाला है, AG अपॉन GD। तो AG अपॉन GD का रेशो क्या है 2/1। तो ये आंसर क्या मिलेगा 2:1। ये इसका सेकंड केस का आंसर है। अब हम थर्ड केस देखते हैं। जो थर्ड केस हमें सॉल्व करनी है वो क्या है, वो है ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालना है। तो ये दोनों ट्रायंगल फिगर में कहां है देखते हैं हम, BGD ये वाला है और ABD पूरा वाला। BGD में हम इसे बेस लेते हैं और ABD में हम इसे बेस लेते हैं, तो दोनों की बेस ये और ये एक ही लाइन पर है। इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स B है और इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स B पर है, तो दोनों की जो बेस के अपोजिट वर्टेक्स है वो कॉमन पॉइंट पर है। तो ऐसे वक्त इस ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की पूरे वाले की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। जब हाइट इक्वल होगी तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमें क्या मिलेगा, वो रहेगा इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो BGD की बेस किसे लेना है, GD को, और ABD की बेस किसे लेना है, AD को। क्या हमें इसका रीजन क्या लिखना पड़ेगा, सेम जो यहां पर हमने दो जगह पर रीजन लिखा है, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल
हाइट्स। क्या हमने जीडी अपॉन एडी का आंसर निकाला है? जीडी अपॉन एडी निकाला है। क्या है वो? 1/3। तो इस केस का ये फाइनल आंसर है। तो ये था हमारे फोर्थ एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन। यहां पर हम एग्जाम्पल्स का एंड करते हैं। हमने सिर्फ 4 एग्जाम्पल लिए हैं। ये 4 एग्जाम्पल सिलेक्टिव थे। इन चारों एग्जाम्पल में कोशिश की है कि इस कंसेप्ट पर बेस्ड जिस भी टाइप के एग्जाम्पल आते हो तो वो सारे एग्जाम्पल या उन एग्जाम्पल में यूज करने वाली कंसेप्ट हम कवर कर सके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है जो आपको डिफिकल्ट लगे तो आप उसका फोटो ईमेल आईडी पर भेज देना। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस ईमेल पर पूछे गए डाउट्स या ईमेल पर पूछे गए क्वेरीज के बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के होंगे तो मैं उन क्वेश्चंस को लेके एक वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेनेशन का। थैंक यू। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. Don't forget to click the bell icon to get notified early.